हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं नबीला कलीम हूँ। और जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ज़िक्र किया था कि हम एक बेसिक कोर्स स्टार्ट करवाने जा रहे हैं, तो आज मैं बेसिक कोर्स में सबसे पहले आपको जो स्टार्ट करवाऊँगी वो है थ्रेडिंग। आज आपकी थ्रेडिंग की क्लास होगी। पहले मैं आपको रिटन फॉर्म में बताऊँगी कि हमें थ्रेड करने में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, हमें थ्रेडिंग के असूल क्या हैं, और जो है ना उसमें क्या चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए और क्या इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और भी बताऊँ कि थ्रेडिंग जो है ना, ये आपका बहुत मेन पार्ट होता है आपके, मतलब जब आप काम करते हैं तो सबसे पहले लोग आकर आपकी थ्रेडिंग चेक करते हैं, आपकी प्लकिंग कैसी भी है, आप थ्रेड कैसे चलाते हैं, प्रोफेशनली चलाते हैं या नहीं चलाते। इसलिए आपका सबसे पहले जो है ना थ्रेड का सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थ्रेडिंग फ्लॉलेसली करते हैं तो आप प्रोफेशनल जो है ना आर्टिस्ट जो है ना कहलाते हैं। अच्छा, सबसे पहले अब मैं आपको बताऊँ कि जो टूल्स इस्तेमाल होंगे उसमें सबसे पहले हम डेफ़िनेटली जो जाएगा वो है हमारा थ्रेड। थ्रेड के बगैर तो मतलब इम्पॉसिबल बात है थ्रेडिंग। उसके बाद हमारा जो यूज़ होगा वो होगा ट्यूज़र। ट्यूज़र का भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो सीज़र होती है, छोटी वाली जो सीज़र होती है, वो कटिंग करने के लिए इस्तेमाल होती है, आईब्रोज़ की ना ऊपर से जो हम कट करते हैं उसको शेप में देने के लिए, स्मॉल साइज़ में हो। नंबर 4 पर आते हैं एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट एक ऐसा लिक्विड होता है जिसे जरासीम मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसे जरासीम कश भी बोलते हैं। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, क्लीन एंड क्लियर वालों का भी ले सकते हैं। किसी भी ब्रांड का एस्ट्रिंजेंट होना चाहिए। ये एस्ट्रिंजेंट से आप जब थ्रेडिंग से पहले आप लगाएं, उससे आपके दाने वगैरह नहीं बनते या किसी किस्म का कोई और इशू नहीं। अच्छा, ये इस तरह से है कि एस्ट्रिंजेंट ऑप्शनल भी होता है। अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना नहीं है तो कोई इशू नहीं है, इसके बगैर भी आप मतलब यूज़ कर सकते हैं। अब नंबर 5 पे आ जाता है हमारा बेबी पाउडर, जो कि बहुत ज़रूरी है। और नंबर 6 पे हमारा जो मिरर होता है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सम टाइम क्लाइंट्स उठ उठ के देखते हैं, वो बड़ा अजीब सा लगता है। तो क्लाइंट को हाथ में ही मिरर पकड़ा दें और वो अपनी सेटिस्फेक्शन अच्छी तरह से कर लें, अच्छे से देख लें कि कहीं अगर कुछ रह गई है कमी तो फिर आप उसको दोबारा से सही कर सकें। अच्छा, अब जो काम हमने थ्रेडिंग के दौरान हमें करने चाहिए वो कौन-कौन से काम हैं, यानी कि बड़े ज़रूरी हैं जिनका हमें ख़्याल रखना चाहिए जब हम थ्रेड कर रहे होते हैं क्लाइंट्स के ऊपर। तो हमें इन चीज़ों पे हमारा फ़ोकस होना चाहिए ताकि हमारे क्लाइंट्स को किसी किस्म की कोई कंप्लेन ना हो। तो सबसे पहले जब हम थ्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग पाउडर यूज़ करते हैं। पाउडर इसलिए यूज़ किया जाता है कि गर्मियों में क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह हो रही होती है, तो फिर बाल वहाँ से उतरता नहीं है, स्लिप कर जाता है धागा, तो इसलिए हम पाउडर यूज़ करते हैं। एस्ट्रिंजेंट यूज़ करते हैं ताकि क्लाइंट की जो भी किसी किस्म के दाने वगैरह ना बने, उनको किसी किस्म का कोई थ्रेड से जरासीम ना लगे, ताकि वो भी उससे पाक रहें। सीज़र इस्तेमाल करते हैं कटिंग के लिए। और जो हम लोग हैं ट्यूज़र, अगर कोई हमारा एक आध बाल रह गया है तो हम अपने ट्यूज़र से निकाल सकें। और सूदिंग लोशन, जब हम थ्रेड कर लेते हैं तो क्लाइंट्स को जलन वगैरह ना हो किसी किस्म की, तो हम किसी को स्वेलिंग हो जाती है तो हम सूदिंग लोशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर सूदिंग लोशन आप नहीं भी यूज़ करना चाहते तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। कुछ क्लाइंट एलोवेरा जेल लगवा लेते हैं थ्रेडिंग के बाद, कुछ क्लाइंट कहते हैं हमें सूदिंग लोशन लगवा दो। तो जैसे क्लाइंट कहे आप उसको जो है ना यूज़ करें। एलोवेरा जेल भी एंटीसेप्टिक होती है तो वो भी बेस्ट होती है फेस के लिए ना, तो वो भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रेडिंग के बाद, चाहे वो आईब्रोज़ की थ्रेडिंग हो या फेस की थ्रेडिंग हो या अपर लिप्स हो या फोरहेड हो। किसी किस्म की थ्रेडिंग के बाद आप मतलब यूज़ करें सूदिंग लोशन या एलोवेरा जेल। अच्छा, अब जो चीज़ें हमने जब हमने थ्रेडिंग कर ली तो जो चीज़ें हमें थ्रेडिंग के बाद ममनू होती हैं, सख्ती से मना होती हैं कि हमें ये काम नहीं करने चाहिए, वो मतलब उससे अगर वो हम करेंगे तो डेफ़िनेटली हमें जलन होगी या स्वेलिंग और हो जाएगी, किसी किस्म का कोई भी इशू, स्किन पे एलर्जी हो सकती है, तो वो हमें उससे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए उन कामों से। तो जो सबसे नंबर 1 जो पहला हमारा काम है दौरान थ्रेडिंग जो हमें नहीं करना चाहिए, उसमें हमारा आता है हमें मॉइस्चराइजिंग नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 पे जो है हमारा पहला काम मॉइस्चराइजिंग है, वो नहीं करनी चाहिए। हमें किसी किस्म का फेशियल नहीं करवाना चाहिए। फिर ब्लीच ना यूज़ की जाए थ्रेडिंग के बाद, या फिर जो पॉलिशर हम लोग करवाते हैं वो यूज़ ना किया जाए। हाँ, अगर आपने फेशियल लेना है तो आप जो है ना फेशियल के जो थर्ड स्टेप होता है स्क्रबिंग, उसके बाद आप करवा सकते हैं। मसाज से पहले पहले आप करवा लें, और पॉलिशर के बाद जो है ना आप थ्रेडिंग करवा सकते हैं। पॉलिशर या ब्लीच से पहले थ्रेड नहीं करवाना चाहिए। थ्रेडिंग हमेशा पॉलिशर या ब्लीच के बाद करवा लें। और जो है ना उसके बाद आपने जो यूज़ नहीं करनी, किसी किस्म की क्रीम यूज़ नहीं करनी
ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि शेप्स ऑफ आईब्रोज़, जो हम आईब्रोज़ बनाते हैं वो कितनी किस्म की उसकी शेप्स होती हैं। डेफ़िनेटली हर बंदे की आंख डिफरेंट होती है, अल्लाह ताला ने बनाई हुई, तो शेप्स भी डिफरेंट होती हैं। हर हर आंख पर एक किस्म की शेप नहीं जा सकती, तो हमें आंख को देखते हुए उसकी ख़ुद जज करना है कि इसके ऊपर किस किस्म की शेप जाएगी और हमें इसके ऊपर क्या शेप बनानी है। कुछ क्लाइंट्स की भी ख्वाहिश होती है कि हमारी शेप ऐसी बनाई जाए। अच्छा, सबसे पहले जो शेप जाती है वो है राउंड शेप ना। किसी किस्म की जो है ना क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको राउंड शेप पसंद होती है, उनको आर्च नहीं पसंद होती, तो वो कहते हैं कि हमारी आर्च शेप ना बनाएं। कुछ आपकी फ्लैट शेप्स में आ जाती हैं आईज़, यानी कि उनकी बिल्कुल फ्लैट होती हैं, उनकी आर्च बन ही नहीं सकती, राउंड बन ही नहीं सकती, तो हमें जो है ना फ्लैट शेप्स बनानी पड़ती हैं। जैसे जापानीज़ लोग देख लें, चाइनीज़ देख लें, उनकी आधी आधी आईब्रोज़ होती हैं बिल्कुल फ्लैट शेप्स में। तो इसी तरह आर्च शेप, अब आर्च शेप भी कई किस्म की होती है। बिल्कुल प्रॉपरली आपकी आर्च आती है, किसी की बहुत लाइट आर्च आती है, तो ये आइज़ को देखते हुए हमें उसको शेपिंग देनी होती है। अपनी मर्ज़ी से भी हम दे सकते हैं, क्लाइंट के फेस के ऊपर जो सूट कर रही हो वो भी, और क्लाइंट्स की विश के मुताबिक भी हम उसको बना सकते हैं। उसके बाद हम एंगल्स ऑफ शेप्स की बात करते हैं कि हर चीज़ की हम किसी भी चीज़ है उसका एंगल हमें पता हो तो फिर ही हम काम परफेक्टली उसको कर सकते हैं। जब हम कटिंग करते हैं तो कटिंग्स में भी हमारे एंगल्स होते हैं, हमें बताया जाता है कि इस एंगल में आप कटिंग करेंगे तो आपकी कटिंग की शेप अच्छी आएगी। ऐसे ही आईब्रोज़ के भी एंगल्स होते हैं, जैसे आईब्रोज़ की शेप्स होती हैं इसी तरह से आईब्रोज़ का एंगल्स भी बताए जाते हैं। जब हमें एंगल्स मालूम होंगे तो हम किसी भी आईब्रोज़ की शेपिंग में हमें वो हमारे लिए हेल्पफुल साबित होंगे। अच्छा, इसके जो एंगल्स होंगे वो जो इनर कॉर्नर का एंगल होगा, जो थिंक होता है वो 90 डिग्री का होगा, और जो आर्च का होगा जो पीक में होता है वो 60 डिग्री का होगा, और जो इसकी टेल होगी वो 45 डिग्री की होगी। इसके सारे एंगल्स जो हमारे मैथ के स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पता होगा कि जो हमारा 90 का होता है वो राइट एंगल होता है, उसके बाद हमारे सारे एक्यूट एंगल्स आते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको आईब्रोज़ की शेपिंग और उनके एंगल्स के बारे में बताया, और क्या ये यूज़ करनी है चीज़ें, क्या नहीं करनी, उन सब के बारे में बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक आप इंतज़ार करिएगा मेरी नेक्स्ट टॉपिक का, मेरी नेक्स्ट वीडियो का। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आपकी आईब्रोज़ कैसी हैं मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।